सभी को नमस्कार। निदेशालय पंचायती राज की ओर से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि लिंक के माध्यम से आपको ज्ञात ही है कि आज रेखी विभाग के अंतर्गत समाज कल्याण का विषय हमने रखा है, जिसमें प्रशिक्षक के रूप में बहुत अच्छी और बड़ी बारीक और सभी प्रकार से विभागों के जो कार्यक्रम पंचायत स्तर पे चल रहे हैं उसकी अच्छी जानकार श्रीमती सुनीता अरोड़ा जी, जो वर्तमान में जिला समाज कल्याण अधिकारी जनपद पौड़ी में कार्यरत हैं, वो आज प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है और मैडम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं मैडम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और मैडम, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे जितने भी जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, DPRO, वो मेन स्ट्रीम में हमारे साथ जुड़े हैं और यूट्यूब के माध्यम से 3 tier सिस्टम के जनप्रतिनिधिगण, ADPROs, ADO पंचायत, VPDOs, DPM, DEO और अन्य रेखी विभाग के कार्मिक अधिकारी और कर्मचारी यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। तो जैसा कि आप जानना भी चाह रही थी कि सेशन के बाद 5-10 मिनट का जो सेशन होगा वो हम क्वेश्चंस को टेक अप करेंगे। जो हमारे DPRO जो मेन स्ट्रीम में जुड़े हैं वो डायरेक्ट कोई क्वेरीज अगर उनकी होंगी तो डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट होंगे मैडम। और यदि YouTube के माध्यम से किसी की क्वेरी होती है तो वो चैट बॉक्स में उन क्वेरीज को उसमें लिखता है और यदि उसमें कोई क्वेरी आती है तो वो क्वेरी हम मैडम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये एक जानकारी कि कैसे ये प्रशिक्षण हम करवा रहे हैं और कौन लोग इससे जुड़े हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया मैडम। तो मैं पुनः सुनीता मैडम जो हमारे बीच में है, जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं विभाग की, उनसे सभी को लाभान्वित करेंगी ताकि ग्रास रूट लेवल पर जो है जो मेन स्ट्रीम में लोग हैं उनसे लाभान्वित हो सके। अब मैं सुनीता मैडम से अनुग्रह करूंगी, आग्रह करूंगी कि वो अपना जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत करें। और मैडम जो PPTs की बात है, जब आप कहेंगी तो PPTs हम जो है यहाँ इस एंड से शुरू कर देंगे, जैसे आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद मैम मेरे इंट्रोडक्शन के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे खुशी है कि समाज कल्याण विभाग जो कि इतना महत्वपूर्ण विभाग है, उसकी योजनाओं को जन जन तक, खासकर से हमारे जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया गया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम PPT अभी शेयर कर देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और समाज कल्याण विभाग बहुत बड़ा है, तो हम डायरेक्टली शुरू कर। ठीक है। और मीनवाइल मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है जितने लोग भी जूम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि प्लीज यदि संभव हो तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी लगेगा कि मैं किसी से इंटरेक्ट कर रही हूँ तो बिकॉज बाकी लोग तो सब यूट्यूब पर जुड़े हैं, उनको मैं देख नहीं सकती हूँ। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज कि प्लीज जो भी DPROs हमारे जुड़े हुए हैं विभिन्न जनपदों से, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज। मैं आपसे जरा सा ये चाहूंगी कि मेरा एक मीटिंग ATI की भी चल रही है, मैं थोड़ी देर में आई जॉइन यू।
और हम लोग जो है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊं कि आप अपने एंड से भी, और कई ऐसे हैं कि अन्य विभागीय कार्य भी चल रहे हैं, कई लोग जो नहीं देख पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग यूट्यूब में इसकी है, हर कार्यक्रम जो है रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, तो ये जो है उस माध्यम से भी हेल्प डेस्क के नाम पर जो है ये रिकॉर्डिंग उसमें मैडम देखी जा सकती है। तो विद इन अ व्हाइल आई विल जॉइन यू मैडम, प्लीज कंटिन्यू। डेफिनेटली, ओके, श्योर। शुड वी स्टार्ट द पीपीटी? यस यस। Recording in progress. मैं क्षमा चाहूंगी, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था। आई होप अब सब मुझे सुन पा रहे हैं। हेल्प डेस्क से बता दें प्लीज, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, आपको सुन पा रहे हैं। ठीक है, इसको म्यूट कर दो। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे हेल्प डेस्क पे? जी, नेक्स्ट। मैम आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। जो हमारी अभी भी क्लियर नहीं आ रही है? हाँ, थोड़ा आवाज रुक के आ रही है आपकी। ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। मैं अपना बस एक सेकंड दीजिएगा।
नहीं सुन पा रही हूँ, आप म्यूट पर हैं। मैम आवाज कट क्या आ रही है आपकी? आ रही है आवाज। ओके, मैं दोबारा ज्वाइन कर लीव कर। जी क्या हुआ, लॉग आउट कर दिया? एक मिनट पे करूँ। सर अभी कैसी आ रही है आवाज मेरी? मैम लाउड एंड क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ओके फाइन। सो हम आते हैं सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन पर। वृद्धावस्था पेंशन जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि 60 वर्ष से जो अधिक है उनके लिए होती है, और इसमें जो आय का मानक है वो है 4000 या फिर बीपीएल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स हो सकता है बहुत याद ना रहे, फिर भी मैंने मेंशन कर, आय प्रमाण पत्र चाहिए, बीपीएल, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर भाग 2 की नकल, आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसकी कॉपी चाहिए होती है हमें। और ये बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए जानना, पंचायती राज विभाग के लिए और खासकर से हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए, कि पेंशन का थोड़ा सा मेरी आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही? Recording in progress. इसको बंद कर। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? एक्चुअली आप DSWO को भी बोल देंगे क्योंकि आपकी आवाज में फ्लक्चुएशन है काफी सारी और आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर है, ओके। लेकिन मैं बता रही थी कि जो वृद्धावस्था पेंशनर्स हैं उनका चयन होता है ग्राम सभा की खुली बैठक में, तो इसीलिए हमारे जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनका यहाँ पर रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली जो हमारी मुख्य पेंशन योजना है वो है दिव्यांग पेंशन योजना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पेंशन योजना जो है हमारी जो भी दिव्यांग जन है हमारे और उनकी दिव्यांगता का जो प्रतिशत है वो 40% से अधिक होना चाहिए। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है वृद्धावस्था पेंशन की तरह, या तो बीपीएल हो या फिर 4000 प्रति माह की आय होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स भी सिमिलर है,
केवल एक जो डिफरेंस है, आपको जो सीएमओ द्वारा प्रदत्त जो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में अटैच करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप में से जिसके जो भी क्वेश्चन हो प्लीज चैट में लिखते जाइएगा, हम लोग उसको एड्रेस कर लेंगे लास्ट में। इसके अलावा जो हमारी दिव्यांग पेंशन है वो 18 से ऊपर के लोगों के लिए, जिनकी आयु 18 से ऊपर है, जो उससे कम के हैं 18 से, उनके लिए है दिव्यांग भरण पोषण अनुदान। जो छोटे से छोटा बच्चा 18 वर्ष तक का है, सेम आय के मानक है, 4000 मासिक प्रतिमाह आय होनी चाहिए या फिर बीपीएल हो, डॉक्यूमेंट्स भी सब सेम है। इसमें जो जानने योग्य बात है जो हम सबको पता होनी चाहिए, अक्सर ये शिकायत रहती है कि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं, उनका आधार नहीं है या फिर उनका खाता नहीं है। तो इसमें जो बच्चे के माता पिता हैं उनकी डिटेल्स भी, उनके दस्तावेज भी दिए जा सकते हैं। अगर बच्चे के दस्तावेज नहीं है, जॉइंट अकाउंट हो सकता है या फिर खाली पिता का अकाउंट हो सकता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स हमारे सिमिलर है, परिवार रजिस्टर भाग 2 की नकल जो है, आधार कार्ड है, ये सब जो बाकी पेंशन योजनाओं में भी होते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद है बौना पेंशन योजना। हालांकि जो हमारा दिव्यांगजन अधिनियम है उसमें ये परिवर्तन हुआ है कि अभी जो 21 प्रकार की, पहले 6 प्रकार की दिव्यांगता कैटेगरीज थी, अब 21 प्रकार की हो गई हैं। तो बौना जो है वो जो ड्वार्फनेस जो बोलते हैं वो भी उसमें दिव्यांगता की एक श्रेणी में है, किंतु बौना पेंशन समाज कल्याण विभाग द्वारा एक अलग से भी दी जाती है उत्तराखंड में, जिसमें आयु जो है लाभार्थी की 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसकी जो हाइट है वो 4 फीट से ज्यादा ना हो। इसमें जो खास बात है जानने योग्य कि आय का कोई भी मानक नहीं है। जैसा कि हमने देखा बाकी की योजनाओं में 4000 मंथली जो है परिवार की इनकम होनी चाहिए या फिर बीपीएल हो, इस योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट सिमिलर हैं जैसे हमारे अन्य योजनाओं में होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली जो हमारी योजना है तीलू रौतेली दिव्यांग पेंशन योजना। इसमें जो अगर कोई व्यक्ति कृषि कार्य के दौरान दिव्यांग हो गए हैं और उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत, बाकी में हमने देखा कि दिव्यांगता का प्रतिशत 40 से अधिक होना चाहिए। इस योजना में है कि यदि आपका दिव्यांगता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य में है तो भी आप इस योजना के लिए पात्र हैं। साथ ही साथ कृषि कार्य के दौरान अगर आप दिव्यांग हुए हैं, तो ये कौन प्रूव करेगा कि आप कृषि कार्य के दौरान ही दिव्यांग हुए हैं? इसका सर्टिफिकेट भी जो शासन से दिशा निर्देश मिले हैं वो सीएमओ द्वारा प्रदत्त होना चाहिए, सीएमओ या सीएमएस। और जैसा कि हमारा बौना पेंशन में है, ऐसे ही इसमें भी आय का कोई भी मानक नहीं है। और जो हमारे दस्तावेज है वो दिव्यांग पेंशन की तरह ही है। बाकी के जो इसके दस्तावेज है, आधार कार्ड है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, पर साथ ही साथ कृषि कार्य करने के दौरान दिव्यांग हुए हैं उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा इस योजना में लाभ लेने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किसान पेंशन योजना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये किसानों के लिए है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो लोग खुद स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हो उसका उन्हें शपथ पत्र भी देना होता है, उन्हीं के लिए है ये पेंशन। और इसका जो एक लिमिट है वो है कि 2 हेक्टेयर से अधिक यदि किसी की भूमि है तो उनको नहीं मिलेगी ये पेंशन, और आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दस्तावेज हमारे लगभग सेम ही है जैसे बाकी के होते हैं। इसमें जो एक खास बात है वो ये है कि बाकियों में जैसे हमने देखा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा और चयन करती है और वीडियो की संस्तुति आवश्यक होती है। इसमें किसान पेंशन में चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, संस्तुति चाहिए होगी उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम की, और साथ ही साथ शपथ पत्र भी देना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली है हमारी विधवा पेंशन योजना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी जिसका कंफ्यूजन अक्सर हमारे जो क्षेत्र स्तरीय कर्मचारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनको तो रहता ही है, पर जिला स्तरीय अधिकारियों को भी कभी कभी कहीं किसी जनपद में हो सकता है कि ये चीज क्लियर ना हो। विधवा पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, ऐसी कुछ 3-4 योजनाएं हैं जो समाज कल्याण विभाग से संचालित हैं, किंतु जनपद में, प्रत्येक जनपद में इसके कार्यान्वयन के लिए एक अलग विभाग बना हुआ है जो कि है महिला कल्याण विभाग, जिसके जो हेड होते हैं वो होते हैं जिला प्रोबेशन अधिकारी। तो यदि जनपद में आपको इनके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी लाभार्थी से रिलेटेड कुछ भी समस्या डिस्कस करनी है या कोई फॉर्म सबमिट करना है तो वो समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में नहीं होगा, वो जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। विधवा पेंशन और इसके आगे मैं 1-2 योजनाएं और बताऊंगी, परित्यक्ता पेंशन योजना, वो जिले में, जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित है।
तो विधवा पेंशन पर आते हैं, पर इनका बजट क्योंकि समाज कल्याण निदेशालय से दिया जाता है, इसीलिए मैंने इन योजनाओं को यहाँ कवर कर रही हूँ मैं। विधवा पेंशन के लिए पात्रता है 18 से 59 साल। तो 59 साल के ऊपर की यदि कोई विधवा महिला है तो उनका क्या करेंगे, उनको हम देंगे वृद्धा पेंशन योजना, क्योंकि बाकी के जितने भी मानक है सब सेम है जैसे वृद्धावस्था पेंशन के हैं। इनके लिए भी आय 4000 मासिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अथवा बीपीएल हो। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट देना होता है वो ये कि आपको अपने पति का जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, वो साथ में सबमिट करना होता है। बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो वृद्धा पेंशन योजना जैसी ही हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। परित्यक्ता पेंशन जिसकी मैं बात कर रही थी, तो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी आती हैं परित्यक्ता पेंशन में। एक है परित्यक्त विवाहित महिला। इसमें मैंने देखा है कि खासकर से पर्वतीय क्षेत्रों में काफी लोगों को जब भी मैं ईटीसी एक्सेट्रा में ट्रेनिंग देती हूँ तो क्षेत्र स्तरीय जो हमारे कर्मचारी उनको जानने में रुचि रहती है, क्योंकि पहाड़ी जनपदों में ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिल जाते हैं गाँव में। तो परित्यक्त विवाहित महिला यानी कि महिला की शादी हो गई है किंतु उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। ये बहुत से कारणों से हो सकता है कि तलाक हो गया हो सकता है बिना तलाक के अलग रह रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पति शायद लापता हो, छोड़कर चला गया, पता नहीं कहाँ पर है। तो परित्यक्त विवाहित महिला को 1200 रुपए मासिक की पेंशन दी जाती है महिला कल्याण विभाग द्वारा। इसमें पति को अलग हुए या छोड़े हुए पत्नी को कम से कम 1 साल हो गया हो, इसका प्रमाण पत्र देना होता है। दूसरा है हमारा निराश्रित अविवाहित महिला, यानी कि महिला की शादी ही नहीं हुई है। तो ऐसे में यदि महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक है और वो अविवाहित होने का शपथ पत्र संलग्न करती हैं तो उनको 1200 रुपए पेंशन का जो है प्रावधान है। तीसरी जो इसमें कैटेगरी है वो यदि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो उनकी पत्नी को भी पेंशन मिलती है समाज कल्याण विभाग से। और ये जो धनराशि है ये बाकी पेंशन के कंपैरिजन में 200 रुपए अधिक है, इनको मिलती है 1400 रुपए। किंतु इन्हें साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा कि उनके पति जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो कि जनरली सीएमओ द्वारा किया जाता है, मानसिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी। तो डॉक्यूमेंट्स बाकी हमारे सारे सेम है जो बाकी में होते हैं योजनाओं में। परिवार रजिस्टर भाग 2 की नकल, ताकि आपके परिवार में कौन कौन है, उनकी कितनी आय है उसका अंदाजा लग सके। आपके खाते की प्रति हमें चाहिए होती है, या तो आपका आय प्रमाण पत्र हो। इसमें भी आय 4000 ही है बाकी पेंशन योजनाओं की तरह, और ये हाल ही में इंक्रीज की गई है इसी साल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम आते हैं समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं पर, नेक्स्ट स्टेप पर। मैं अक्सर कहती हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में कि समाज कल्याण विभाग में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर तरह की योजनाएं हैं। तो अब हम विवाह योजनाओं पर आते हैं। पहली जो इसमें मुख्य योजना है वो है अनुसूचित जाति जनजाति पुत्री शादी अनुदान योजना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति हैं तो उनको अपनी पुत्री की शादी के लिए 50,000 का अनुदान दिया जाता है। अब इसके क्या मानक हैं, क्या अलग है इसमें, तो इसमें जो आय का मानक है वो है 1250 रुपए मासिक। इससे अधिक परिवार की आय नहीं होनी चाहिए, या फिर वो बीपीएल श्रेणी में आते हो और या फिर वो अंत्योदय श्रेणी में आते हो। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिनमें अगर व्यक्ति आते हैं अनुसूचित जाति या जनजाति के, तो वो अपनी अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग से 50,000 का अनुदान ले सकते हैं। दूसरी जो इस श्रेणी में योजना है वो है निराश्रित विधवा महिला पुत्री शादी अनुदान योजना। यानी कि कोई ऐसी विधवा महिला जो समाज कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, उनकी पुत्री के शादी के लिए 50,000 का अनुदान दिया जाता है। बाकी सारे मानक बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि हमारे ऊपर वाली योजना में थे। इसमें साथ में बस उनको जो उनका जो वहां से समाज कल्याण विभाग से जो विधवा पेंशन उनको स्वीकृत है उसका जो नंबर होगा उनको अलॉट, वो यहाँ पर इसमें कोट करना होगा उनको अपने फॉर्म में। तीसरा जो है, इसमें शायद बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, दिव्यांग दंपति विवाह पुरस्कार योजना। पति पत्नी यदि दोनों में से कोई एक भी दिव्यांग है और उनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है तो वो दिव्यांग विवाह पुरस्कार उनको 25,000 रुपए की धनराशि दी जाती है पुरस्कार स्वरूप।
और इसके लिए जो खास बात है वो यह है कि आय का कोई मानक नहीं है, उनको केवल आयकर दाता नहीं है इसका उन्हें शपथ पत्र देना होगा कि वो इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो हमारी अगली योजना है अंतर जातीय अंतर धार्मिक शादी अनुदान, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यदि एक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं, दूसरे किसी अन्य जाति के हैं, या फिर दोनों अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, तो उनको 50,000 का शादी अनुदान दिया जाता है और इसमें भी आय का कोई मानक नहीं है। इसके अलावा जो एक और योजना मैंने इसमें मेंशन की है विधवा पुनर्विवाह योजना, ये जैसा मैंने पहले बताया था जनपद में ये महिला कल्याण विभाग से संचालित है, जिसको जिला प्रोबेशन अधिकारी देखते हैं। इसमें यदि कोई विधवा महिला है और उनकी आयु 35 वर्ष से कम है, तो उनसे यदि कोई शादी करता है तो पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन स्वरूप 11,000 रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। इसमें भी आय का कोई मानक नहीं है, केवल इनको इनकम टैक्स नहीं देते हैं, इसका प्रूफ देना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये है कुछ दस्तावेज जो शादी अनुदान योजनाओं में देने होते हैं। जैसा कि स्पष्ट ही है देखकर, विभाग का आपको प्रमाण पत्र देना बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन करवाकर शादी का। इसके अलावा उनके जो जन्म तिथि प्रमाण पत्र है, क्योंकि जैसा कि हमारे देश में 18 से कम की फीमेल और 21 से कम के मेल शादी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनको अपना जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ साथ परिवार रजिस्टर की नकल देनी होगी, आधार कार्ड, अगर अनुसूचित जाति पुत्री शादी अनुदान में आवेदन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा, शादी का कार्ड संलग्न करना होगा। क्योंकि मैंने बताया कि केवल 3 ही कैटेगरीज इसमें एलिजिबल हैं, बीपीएल, अंत्योदय या फिर जिनकी आय 1250 से कम है, तो तीनों में से कोई एक प्रमाण पत्र उनको देना होगा। यदि दिव्यांग दंपत्ति विवाह पुरस्कार में आवेदन कर रहे हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो सीएमओ द्वारा प्रदत्त हो वो देना होगा। और यदि विधवा पेंशन, जैसे कि मैंने पहले बताया, विधवा पुत्री शादी अनुदान है, तो जो भी विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनको भी अपना प्रमाण पत्र देना होगा। साथ में शपथ पत्र देना होगा कि वो 2 से ज्यादा पुत्रियों के लिए इसका लाभ नहीं ले रहे हैं, और जैसा कि लास्ट में लिखी है क्योंकि ये केवल 2 पुत्रियों के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजनाएं काफी फेमस हैं। मैं इसको यहाँ डिटेल में कवर नहीं करूंगी, पर जो मेन खास आपके जानने योग्य बात है वो मैं आपको जरूर बता दूंगी कि छात्रवृत्ति योजनाएं किन किन वर्गों के लिए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो सामान्य जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं उनके लिए भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग में है। इनको हम, जो मैंने अभी ऊपर कैटेगरीज बताई हैं, इनके लिए पूर्व दशम और दशमोत्तर यानी कि 10th से पहले और 10th के बाद की जितनी भी पढ़ाई वो कर रहे हैं, चाहे पीएचडी तक भी करें, वहां तक भी उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। इसके साथ ही जो एक और कैटेगरी जिसको हम छात्रवृत्ति देते हैं वो है दिव्यांग छात्रवृत्ति। यदि कोई दिव्यांग छात्र हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है, किंतु ये कक्षा 1 से 10 तक के लिए हायर स्टडीज के लिए इसमें नहीं है, अनलेस वो बाकी किसी और कैटेगरी में आ रहे हों। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं छात्रवृत्ति के लिए, आप उस जनपद के ही निवासी हैं जहां आप आवेदन कर रहे हैं, इसका प्रमाण पत्र देना होगा आपको। अब इन सब में क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज आय के अलग अलग मानक हैं, तो उसी आय के मानक के अनुसार आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें आपको सीबीएस खाते की छाया प्रति देनी होगी, और आप उसी कॉलेज में पढ़ते हैं वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है संस्था के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है, वो सर्टिफिकेट लगाना होगा। और यदि आप किसी जाति विशेष में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं क्योंकि कई बार बच्चों को पता नहीं होता है कि छात्रवृत्ति में कैसे आवेदन करना है, क्या इसकी प्रक्रिया रहती है, तो मैं शॉर्ट में वो बताना चाहूंगी यहाँ पर लोगों को, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन चल रहा है पूरा का पूरी जो ये प्रक्रिया है, तो कई बार लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, खासकर से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर। तो सबसे पहले जो बच्चा है, विद्यार्थी, उसे अपना फॉर्म स्वयं भरना होगा। ये जो वेबसाइट है scholarship.gov.in जो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, वहां पर जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स पिछली स्लाइड में मेंशन किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करने होते हैं। जब बच्चा ऑनलाइन फॉर्म भर देता है तो वो फॉर्म समाज कल्याण अधिकारी के पास नहीं आता है, वो जाता है उस बच्चे के स्कूल या कॉलेज की लॉगिन आईडी पर। वहां पर जो उनके नोडल ऑफिसर होते हैं स्कूल या कॉलेज जहां पर भी वो पढ़ रहे हैं, वो बच्चे के पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। यदि सब कुछ बिल्कुल ठीक है
तो वो आगे अग्रसारित कर देते हैं समाज कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी की आईडी पर। यदि डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी कमी है तो वो उसको वापस भेज देते हैं और वो आ जाता है बच्चे की आईडी पर दोबारा से। अब बच्चे की आईडी पर जब एक बार फॉर्म आ गया और उसमें कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करके, मान लीजिए कि आय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था, लगा सकता है, तो उस कमी को दूर करके दोबारा उसको एंटर कर सकता है। एक बार जब समाज कल्याण अधिकारी की आईडी पर फॉर्म आ जाता है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी देखते हैं कि सारी जो उसकी फॉर्मेलिटीज हैं, जितने भी कागज की जरूरत थी, जितने भी मानक थे, वो सब पूर्ण है या नहीं है। साथ ही साथ जिलाधिकारी जो होते हैं हर जनपद में, उनके माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा बच्चों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। एक पूरी टीम गठित की जाती है जनपद में, जो स्कूल में, कॉलेज में जा जाकर चेक करते हैं कि ये बच्चा वास्तव में वहां एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वहां पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, और इसके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। उनकी रिपोर्ट जब जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास पहुंच जाती है और जो ऑनलाइन उनको फॉर्म मिले हैं, दोनों को मैच किया जाता है, और उसके बाद यदि कोई कमी पाई जाती है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी फॉर्म को डिफेक्ट कर देते हैं। यदि फॉर्म को डिफेक्ट किया जाता है तो वो वापस आ जाएगा उस बच्चे की आईडी में कि आपके फॉर्म में ये कमी है, आप इसको कमी को दूर कर दीजिए। उसके बाद पूरी प्रक्रिया वही फॉलो होगी। और यदि मान लीजिए कि कोई वो ऐसी कमी है जो दूर की ही नहीं जा सकती, मान लीजिए कि आय प्रमाण पत्र, आय का मानक है 2.5 लाख और आय प्रमाण पत्र लगा हुआ है 3 लाख का, तो इसका मतलब वो बच्चा एलिजिबल ही नहीं है। हो सकता है दिव्यांग छात्रवृत्ति हो, उसमें 40% से अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए, किंतु उनके सीएमओ सर्टिफिकेट में दिव्यांगता जो है 20% है। तो ऐसे केस में उस जो कमी है उसको दूर नहीं किया जा सकता है, तो समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि फॉर्म डिफेक्ट हुआ है, यानी कि कमी दूर की जा सकती है, तो बच्चा उस कमी को दूर करेगा, इंस्टीट्यूट हेड के पास आएगा, वहां से समाज कल्याण अधिकारी की आईडी पर आएगा और वहां से उसे फाइनली स्वीकृत कर दिया जाएगा। और स्वीकृत होने के बाद डायरेक्टली ट्रेजरी से जो है पैसा बच्चे के खाते में चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मैंने मुख्य योजनाएं कवर कर ली हैं लगभग। इसके अलावा कुछ जो और योजनाएं जो आप अक्सर सुनते होंगे, देखते होंगे अपने आसपास, एक जो हमारी मुख्य योजना समाज कल्याण विभाग की है वो है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। तो खासकर से अभी कोविड के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना जीवन खोया है। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें परिवार का जो मुख्य कमाऊ व्यक्ति है उसकी अगर किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके जो आश्रित हैं, परिवार वाले हैं, उनको एक साथ 20,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। अब अक्सर लोगों को सुनते ही लगता है कि परिवार का मुख्य कमाऊ व्यक्ति यानी कि परिवार का पुरुष, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पुरुष की मृत्यु होने पर ही इसका लाभ दिया जाएगा। यदि मुख्य कमाऊ व्यक्ति हो सकता है महिला हो सकता है बेटा हो, जो भी मुख्य कमाऊ व्यक्ति है उस सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ये अनुदान दिया जाता है। इसमें जो मृतक की आयु है वो 18 से 59 साल 59 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसमें साथ में खास बात जो है हमारी अन्य योजनाओं से डिफरेंट जो इसमें चीज है, इसमें आय प्रमाण पत्र नहीं लगा सकते, इसके लिए बीपीएल होना आवश्यक है। यदि आप बीपीएल श्रेणी में नहीं आते हैं तो आपकी आय भले ही 0 हो, इस योजना के अंतर्गत उसका लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता शासनादेश अनुसार। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही कॉमन सेंसिकल बाकी योजनाओं जैसे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, परिवार रजिस्टर भाग 2 की नकल है, बीपीएल प्रमाण पत्र, आधार, खाते की प्रति, जो नॉर्मल बाकी सभी योजनाओं में भी रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली जो हमारी योजना है अनुसूचित जाति और जनजाति अटल आवास योजना। आवासीय बहुत सी अलग अलग विभागों की योजनाएं हैं। समाज कल्याण विभाग की जो योजना है उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति या जनजाति के यदि व्यक्ति हैं तो उनको स्वयं का भवन निर्माण करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 38,500 और मैदानी क्षेत्रों में 35,000 की जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें बीपीएल हो या फिर वार्षिक आय जो है 32,000 तक होनी चाहिए और इसमें जरूरी है कि उस व्यक्ति की स्वयं की भूमि हो। इस योजना में आवेदन करने से पहले यदि स्वयं की भूमि नहीं है तो भवन निर्माण नहीं कर सकते हैं।
और साथ ही साथ क्योंकि ये किसी विशेष जाति या जनजाति के लिए है तो उनको जाति प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। बाकी के दस्तावेज लगभग कॉमन जो सभी योजनाओं में रहते हैं, एक्सेप्ट इसमें भूमि संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा और शपथ पत्र देना होगा कि किसी अन्य आवासीय योजना का लाभ उन्होंने अभी तक नहीं लिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि आप लोग सब जानते ही होंगे, दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग जो है नोडल विभाग है। तो पेंशन योजनाओं के अतिरिक्त एक और योजना है संचालित हमारे विभाग से, जिसमें यदि कोई भी दिव्यांगजन को कोई कृत्रिम अंग लगाना है, हो सकता है किसी का हाथ नहीं तो डॉक्टर रेकमेंड करता है हाथ के लिए, या फिर कृत्रिम पैर के लिए, या फिर हो सकता है चश्मा, छड़ी, किसी भी तरह का अगर कोई कृत्रिम इक्विपमेंट है जो उनको जरूरत है, तो उसके लिए मैक्सिमम 3500 3,500 रुपए की धनराशि समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। इसमें उन्हें सीएमओ से रेकमेंड करवाना होगा फॉर्म में कि हाँ इनको जरूरत है, और वो खरीद कर उसको जो भी इक्विपमेंट है उसका बिल समाज कल्याण विभाग को प्रोवाइड कर देंगे। यदि बिल 3,500 से कम का है तो वास्तविक जो भी मूल्य है वो उनको दे दिया जाएगा, और यदि 3,500 या उससे ज्यादा का है तो 3,500 की धनराशि जो है लाभार्थी को प्रदान की जाती है। डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी बाकी सब दिव्यांग जो हमारी पेंशन है उसके जैसे ही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा कुछ अधिनियम है, कुछ एक्ट्स हैं जिनके लिए जो नोडल विभाग है वो है समाज कल्याण विभाग। तो पहला जो अधिनियम है वो है माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम। इसके बारे में शायद बहुत लोगों को जानकारी ना हो, पर किंतु अगर पता चल जाएगा तो ये बहुत ही फायदे की चीज है। मैं अक्सर जब पौड़ी जनपद में किसी गांव में जाती हूँ, बाकी जनपदों में भी मेरे ख्याल से स्थिति होगी, पलायन बहुत ज्यादा हो गया है, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि माता पिता अकेले रह रहे हैं और उनसे बोलते कि हमारी पेंशन लगवा दो, हमारा बेटा दिल्ली में पढ़ता है, वो हमें कुछ भेजता नहीं है। आप लोगों को भी शायद इस तरह के इंस्टेंसेस देखने को मिले होंगे। तो ये अधिनियम ये बोलता है कि यदि आपके कोई है उत्तराधिकारी, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपकी अपनी संतान भी हो सकती है, तो उनका ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपका भरण पोषण करें। और यदि वो नहीं करते हैं, 60 ईयर्स से ऊपर यदि आप हैं और भरण पोषण करने से मना करते हैं, तो आप एसडीएम को इसमें अप्लाई कर सकते हैं भरण पोषण के लिए। पूरा वो कोर्ट बैठता है वहां पर, उसमें डिसीजन लिया जाता है, जिसमें जो एसडीएम है वो कम से कम मैक्सिमम 10,000 तक का जो है इसमें निर्णय दे सकते हैं कि उनकी संतान या जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो भरण पोषण के लिए देंगे इसमें। और इनफैक्ट इसमें ये भी है कि यदि वो उल्लंघन करते हैं उसका आदेश का, तो 3 महीने तक की सजा, कारागार सजा, या फिर 5,000 तक का फाइन, या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। तो इसकी शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है। मुझे अच्छा लगेगा यदि इस प्रेजेंटेशन, इस सेशन के माध्यम से ये जो जानकारी है जन जन तक अगर पहुंचे, हमारे खासकर से वरिष्ठ नागरिकों तक। दूसरा जो अधिनियम समाज कल्याण विभाग, क्योंकि जनजाति कल्याण भी समाज कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है, तो जो वनाधिकार अधिनियम है, जितने भी हमारे जनजाति हैं या फिर जो अन्य परंपरागत वन निवासी भी हैं, जो 3 जो पीढ़ियों से है रह रहे हैं वन क्षेत्र में, उनके भी अधिकारों का जो उनको प्रदान करना है वो समाज कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है। तो उनके दावे वो समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम, मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से फेमस है। तो इसमें यदि किसी सामान्य जाति के व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति का उत्पीड़न किया जाता है किसी भी रूप में, तो इसमें जो या तो एसडीएम की संस्तुति या फिर जो हमारे एसएसपी हैं, पुलिस विभाग जहां पर उनका क्षेत्र उनके अंतर्गत आता है, उनकी संस्तुति के बाद इसमें विभिन्न धाराएं हैं। तो इसमें कंपनसेशन अमाउंट जो है वो समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। अगला जो है, क्योंकि मैंने बताया दिव्यांगजन अधिनियम के लिए हमारा विभाग नोडल है, तो जितनी भी दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाएं हैं, और इसमें एक कमिटी भी जनपद में गठित होती है जो उनकी समस्याओं और उसमें कैसे हम काम कर सकते हैं उस पर विचार करती है। तो इस विभाग का भी जो इस अधिनियम का जो क्रियान्वयन है वो समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद में किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि पर जानकारी थोड़ा खासकर से पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोगों को होती है, समाज कल्याण विभाग से ही एक जुड़ा हुआ एक शाखा बोल सकते हैं,
उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, तो इनकी भी कुछ जो प्रमुख योजनाएं हैं जो आपके जानने योग्य हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके सामने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पहली जो योजना है वो है अनुसूचित जाति जनजाति स्वतः रोजगार योजना। आज की डेट में स्वतः रोजगार बहुत जरूरी हो जाता है, और खासकर से जब इतने सारे लोग जो है कोविड के कारण वापस लौटे हैं, जहां से पलायन हो गया उन क्षेत्रों में खासकर से, और कुछ लोगों ने अपनी जॉब्स खोई भी हैं। तो स्वतः रोजगार के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 20,000 से 7 लाख तक का लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसमें 10,000 की तो अनुदान राशि हमारा विभाग देता है। इसके अलावा 25% जो धनराशि होगी उसकी लोन की, वो हम 4% की रेट से देते हैं हमारा विभाग, और बाकी जो बचा हुआ 65% है, मान लीजिए अगर तो 1 लाख का यदि लोन है तो 65,000 या 65% वो आपको बैंक रेट से लोन दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति स्वतः रोजगार योजना। इसमें आय के भी मानक हैं, 4400 आपका ग्रामीण क्षेत्रों में और 5400 जो है आपका शहरी क्षेत्रों में है। और आय का इसमें आयु का भी मानक है कि 18 से 55 साल के बीच में आयु होनी चाहिए। 55 साल से यदि अधिक है आपकी आयु तो इस योजना के लिए आप पात्र नहीं है। इसी से मिलती जुलती जो हमारी अगली योजना वो है राष्ट्रीय निगम द्वारा संचालित। तो इसमें आपको 6% रेट से जो है विभाग द्वारा लोन दिया जाता है। इसमें बैंक रेट का प्रावधान नहीं है और 10,000 अनुदान दिया जाता है, पूर्व जो मैंने योजना बताई है उसकी तरह। इसके अलावा जो आपकी अगली योजना है वो है अनुसूचित जाति दुकान निर्माण योजना। तो ये भी बहुत ही अच्छी योजना है, स्वतः रोजगार के रूप में ही मैं इसको देखती हूँ। कोई भी जो व्यक्ति है उनकी स्वयं की भूमि है और कोई दुकान खोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो समाज कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 85,000 और शहरी क्षेत्रों में 78,000 रुपए की धनराशि जो है दी जाती है, जिसमें 10,000 अनुदान है वो लौटाने की जरूरत नहीं है, और बाकी की जो शेष धनराशि है वो आसान किस्तों में 10 वर्ष में चुका सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन योजनाओं के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुत सी संस्थाएं भी संचालित हैं विभिन्न जनपदों में। तो मैं एक संक्षेप में एक ओवरव्यू लेकर आई हूँ उसका। सबसे पहले है हमारे राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय। तो इसमें जो हमारे अनुसूचित जाति के जो गरीब निर्धन छात्र हैं उनके लिए रहना, खाना, पढ़ाई, संपूर्ण व्यवस्था, यहाँ तक की वर्दी भी जो है उनकी, सब कुछ उनको निःशुल्क दिया जाता है। तो ये कुछ जनपदों में कक्षा 1 से 5 तक की हैं और कुछ जनपदों में ये सीनियर क्लासेस 10 तक भी हैं। तो कौन कौन से जनपद में है ये? पौड़ी में है, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून और अल्मोड़ा में ये एग्जिस्ट करते हैं आश्रम पद्धति विद्यालय। और यदि किसी जनपद में नहीं है आश्रम पद्धति विद्यालय, जैसे मान लीजिए रुद्रप्रयाग में नहीं है, तो वो अपने छात्रों को पौड़ी गढ़वाल के आश्रम पद्धति विद्यालय में भेज सकते हैं। अगली जो हमारी संस्था है वो है बालक और बालिका भीमराव अंबेडकर बालक बालिका छात्रावास। तो इसमें भी जो हमारे अनुसूचित जाति के जो हायर एजुकेशन छात्र प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था है। ये हॉस्टल्स बने हुए हैं अलग अलग जनपदों में। तो लगभग सभी जनपदों में है बालक और बालिकाओं के लिए, 1-2 जनपदों को छोड़ के, जैसे कि रुद्रप्रयाग में नहीं है, बागेश्वर में नहीं है, अदरवाइज सभी जिलों में बने हुए हैं हमारे हॉस्टल, जहाँ पर वो निःशुल्क रह सकते हैं अनुसूचित जाति के निर्धन छात्र। अगला जो हमारा इसमें है ITIs भी हैं समाज कल्याण विभाग के, जिनमें उनको अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग दी जाती है। तो ITI हमारे नैनीताल में है, बागेश्वर में, रामनगर में है एक हमारा ITI। इसके अलावा हमारे 2 जनपदों में वृद्धजनों के लिए भी हमारे अशक्त गृह बने हुए हैं, जहां पर यदि कोई ऐसे वृद्धजन है जिनका भरण पोषण करने के लिए कोई नहीं है, उनकी देखरेख के लिए कोई भी नहीं है, तो प्रधान की संस्तुति पर वो लोग जो है इन वृद्ध जो हमारे गृह हैं वहां पर रह सकते हैं। इसके अलावा एक पूरे राज्य में हरिद्वार जनपद में एक भिक्षु गृह भी बना हुआ है, जिसमें यदि कोई, क्योंकि भिक्षा करना हम लोग सब जानते ही है, भिक्षा मांगना अलाउड नहीं है, अधिनियम द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो यदि कोई मिलते हैं, ऐसे देखे जाते हैं, तो CJM जो होते हैं हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनकी संस्तुति पर उन्हें भिक्षु गृह में लाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई थिंक हमारा ये प्रेजेंटेशन मैंने मोटा मोटा सब कुछ कवर कर लिया है। कुछ छोटी मोटी योजनाएं और भी हैं, आपको बहुत सारी मिलेंगी, नई नई योजनाएं भी आती रहती हैं। जैसे हमारी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चली है, जिसमें कुछ गाँव का चयन किया गया है। तो उन गाँव को आदर्श गाँव के रूप में विकसित करने के लिए जो अनुसूचित जाति प्रधान गाँव जो है हमारे,
इसके अलावा ही हमें अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था है। वो समय समय पर विज्ञापन प्रकाशित होते हैं, कहाँ से कोचिंग ले सकते हैं बच्चे, विभिन्न प्रतियोगी जो हमारी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए। एक जो आजकल काफी फोकस में जो हमारा है UDID कार्ड दिव्यांगजनों के लिए है। यदि कोई भी दिव्यांगजन है 40% से अधिक के, तो उनको अपना जैसे हमारा आधार कार्ड होता है उसी तरह एक यूनिक पहचान है ये उनकी UDID कार्ड, तो वो बनवा सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं देने, केवल CMO द्वारा प्रदत्त सर्टिफिकेट है, फोटो है, आपकी साइन होनी चाहिए। ये हमारी कुछ मुख्य योजनाएं हैं जो आपको बहुत काम आएंगी। अभी मैं, क्योंकि आई थिंक हमारे पास टाइम थोड़ा कम ही है, लास्ट के 5-7 मिनट्स बचे, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछें। अब जितने ज्यादा से ज्यादा जो भी किसी भी तरह के डाउट है प्लीज पूछें। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने क्वेश्चन सामने रखते हैं। तो कोई आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी अनुभव अपने, तो बता सकते हैं। कोई क्वेरीज अगर हैं तो मैम प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ, आई थिंक हमारे जो DPRO साहिबान जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्या वो पॉज है क्या? वो लोग तो मैक्सिमम जानते ही हैं, इतने अनुभवी हैं सब लोग। पर क्योंकि हमारे बहुत से जो नए जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे फील्ड लेवल कर्मचारी हैं, ब्लॉक लेवल जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों की शायद बहुत से डाउट्स होंगे। मैं यूजुअली जाती हूँ जब ट्रेनिंग देने ट्रेनिंग सेंटर्स में, तो लाइव ट्रेनिंग में काफी आते हैं सवाल, जो उनको जो भी समस्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पर भी अगर कोई YouTube चैनल पे देख रहे हो, अगर कुछ पूछना चाहें, या फिर जो हमारे साथ Zoom पर जुड़े हुए हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैडम, क्योंकि ये एक चीज हम यहाँ बताना चाहेंगे कि पूरे स्टेट में हम एक साथ ही ऑनलाइन प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो ये हमारे एंड से संभव नहीं हो रहा था कि हम सभी लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ें। तो जो है YouTube में हमारे सभी लोग जुड़े हैं, तो उसमें क्वेरीज आती हैं तो वो हम आपको जरूर फॉरवर्ड करेंगे। और मैं ये बताना चाहूंगी, जो लास्ट मंथ में जो हमारा सेशंस हुए थे उसमें 11,000 जो है व्यूज उस पे थे, 11,000 लोगों ने उसको देखा। तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज इसके हैं मैडम। और कोई क्वेश्चंस अगर हमारे DPROs के हैं जो मेन स्ट्रीम में जुड़े हैं, तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप प्लीज अपने प्रश्न, अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। आई थिंक सबको सब क्लियर है। मैं आज का DPRO सेशन से तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। क्योंकि क्षेत्र लेवल पर जी नेचुरली मैडम, आज का सेशन जो प्रशिक्षक के रूप में श्रीमती सुनीता अरोड़ा जी, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं जनपद पौड़ी में, उनके द्वारा इतनी सुंदर PPTs के माध्यम में से इतनी सरल भाषा में वो योजनाएं जो वर्तमान में कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में, कहीं ना कहीं प्रत्येक परिवार से कहीं ना कहीं जनहित की योजनाएं हैं, और कहीं ना कोई परिवार उससे जुड़ा ही है। चाहे हम पेंशनों में वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, दिव्यांग पेंशन की बात करें, तीलू रतुली दिव्यांग पेंशन की बात करें, किसान पेंशन की बात करें, बौना पेंशन योजना है, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान है, विधवा पेंशन की बात करें, परित्यागिता पेंशन की बात करें, विवाह अनुदान योजना की बात करें, छात्रवृत्ति योजनाएं जो हैं उनकी बात करें, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ एवं योजनाएं जो है उनकी बात करें, उनसे संबंधित जो अधिनियम है उनकी बात करें, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास योजनाएं उनकी बात करें, और अंततः जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाएं हैं उन योजनाओं की बात करें। उनमें मैडम के द्वारा बड़े ही विस्तृत रूप में प्रकाश डाला गया है। बड़े विस्तृत रूप में जो है उन्होंने अपनी PPT के माध्यम में हिंदी भाषा में जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या विभाग द्वारा क्या जो है एलिजिबिलिटी है और किस ढंग से वो योजनाएं किन परिवारों को देनी चाहिए, सभी कुछ बड़े विस्तार पूर्वक
बताया गया है। और पंचायती राज विभाग, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम डायरेक्टली जो है लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारा ये दायित्व बनता है, और जनप्रतिनिधि जो सम्मानित जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में है, खुली बैठकों के माध्यम से भी कई जगह जो है प्रस्ताव जो है जाते हैं विभागों को। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति यदि जानकारी के अभाव में कहीं छूट जाता है तो निश्चित तौर पे ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम ऐसे परिवारों को आगे लाएं और उसे मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करें। जो ये योजनाएं जनहित की योजनाएं विभाग द्वारा संचालित हो रही हैं, जन जन तक पहुंचे। और जैसा कि मैडम ने कहा कि टाइम कम था, वाकई मैडम हम मानते हैं कि टाइम कम था सारी योजनाओं को 1 घंटे में कवर अप करने का। लेकिन मैडम, क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि पिछले माह से हमने ये कंटिन्यू किया हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम। पिछले माह हमने 2-2 घंटे का लिया था, 11 बजे से 1 बजे तक। इस टाइम मैडम ये अब जो ये हमने ये इस मंथ जो अगस्त को हमने कंटिन्यू किया है, इसमें हमने विभिन्न रेखीय विभाग इसमें लिए हैं हमने। और क्योंकि अन्य विभागीय योजनाएं भी मैडम चल रही हैं, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो अन्य विभागीय कार्यक्रम है उनमें भी कोई जो है उनमें भी हमें पूरा टाइम मिले और साथ साथ हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी पैरेलल चलें और कोई जो सरकारी कार्य है उसमें कोई जो बाधा ना आए। इस कारण इसका जो टाइम पीरियड है 1 घंटा रखा है मैडम। और मैं चाहूंगी कि पुनः जो है पंचायती राज विभाग जो है की ओर से कहना चाहूंगी मैडम कि कई योजनाएं हम समझ पा रहे हैं कि और विस्तार से जो है आप जो है बहुत उत्साहित भी हैं, और विभाग की मुखिया होने के नाते जो है उन योजनाओं को पहुंचाना हमारा निजी दायित्व भी है। तो पुनः मैडम चाहेंगे कि अगले सेशंस में भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आपका इसी प्रकार जो है मार्गदर्शन जो है हम लोगों को सबको मिलता रहेगा मैडम, ये हम उम्मीद करते हैं आपसे। जी मैम, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगी कि हमने बहुत ओवरव्यू कवर किया है यहाँ पर योजनाओं का, पर मुझे इतना विश्वास है कि ज्यादा कुछ नहीं भी तो लोगों को इतना पता चला होगा, जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं या फिर आगे यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, कि ये योजनाएं एग्जिस्ट करती हैं। तो कल को अगर वो कोई गांव में खासकर से जब आते हैं, किसी के सापेक्ष किसी की मृत्यु हो गई है या फिर कोई विधवा महिला शादी कर रही है या कोई दिव्यांगजन शादी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में जरूर आएगा एक बार कि अच्छा कोई ऐसी योजना थी समाज कल्याण विभाग में जिसका लाभ लिया जा सकता है, और वो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से उसके बारे में डिटेल जानकर उसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम इतना तो फायदा जरूर हुआ होगा इस सेशन के माध्यम से। और आगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारा विभाग ऐसा है और आप लोगों का भी, कि हमें जन जन तक बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि लास्ट रंग के जो लोग हैं उन तक हम पहुंचते हैं। तो मेरी जहां पर भी इसमें मैं कोई भी योगदान दे सकती हूँ, कोई भी भूमिका निभा सकती हूँ भविष्य में भी, तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैडम जरूर, आप हमारी ओर से भी, निदेशालय पंचायती राज की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना व्यस्तम कार्यक्रम होने के बावजूद भी हमें वक्त दिया, सुंदरता से पीपीटीज के माध्यम से जो है जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सबके समक्ष रखी। और एक बात और मैं आपके समक्ष मैडम साझा करना चाहूंगी कि 15 डेज के अंतराल में हम एक रिव्यू भी रखते हैं, एक सुझाव और समीक्षा टाइप भी रहती है, और उसमें भी जो है जो हमारे प्रशिक्षक और जो वक्ता रहते हैं उनका जो है कैसा सेशन था, उत्कृष्ट, अति उत्तम, सामान्य, इस करके कैटेगरी वाइज उसको जो है ऐसा भी एक मॉड्यूल फिक्स है। तो निश्चित तौर पे 15 तारीख के बाद मैडम जो ये सेशन अब कवर अप होगा तो उसका जरूर उसका रिव्यू हम आपको भेजेंगे। और उम्मीद करते हैं मैडम कि जैसे आपने कहा कि ये हर वो कार्यक्रम, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की ओर से 15 अगस्त में डिक्लेयर हो, या जो भी योजनाएं कभी भी बड़े स्तर से लॉन्च होती है, तो निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल पे हम लोग और हमारे विभाग उसे जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इन जन कल्याणकारी योजनाओं से हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं मैडम। और मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से, निदेशालय पंचायती राज की ओर से पुनः आपका मैडम हार्दिक धन्यवाद,
करना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में आपकी ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से इसी प्रकार का सहयोग भी हमें मिलता रहेगा। आपका मार्गदर्शन मैडम हमें मिलता रहेगा। जी, बहुत बहुत बिल्कुल। आपका Thank you so धन्यवाद। much, ma'am.